सो हेलो एवरीवन, आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमें एसईओ की जॉब चाहिए और इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं हमें वो पता नहीं है। तो आप पूरे क्वेश्चंस की हमें लिस्ट दे दो जिससे हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और अच्छा खासा जो है ग्रो कर पाएँ और हमें वो जॉब मिल जाए। इंटरव्यू का एक अच्छा क्वेश्चंस का लिस्ट आप हमें दे दो। तो ग्रुप में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाया है जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली अच्छे से समझ लेते हो सारे क्वेश्चंस को और कॉन्फिडेंट होकर आंसर देते हो तो आपकी एसईओ की जॉब जो है पक्की है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पढ़ते जा रहा हूँ और उसके आंसर भी देते जा रहा हूँ। अच्छे से समझना, कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है टाइप कर लेना। ठीक है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो। यहाँ पे एसईओ की सीक्रेट स्ट्रेटेजीज मैं शेयर करता हूँ। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करो जितना आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एसईओ क्या है और डिजिटल मार्केटिंग में क्यों ज़रूरी है। देखो यार, सिंपल सा प्रोसेस है। एसईओ में आप अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो जिससे वो गूगल के टॉप पेजेस पर रैंक कर पाता है। और जब वहाँ पे टॉप पेज पर आप रैंक करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे लीड्स मिलते हैं, अच्छे सेल्स देखने को मिलते हैं, आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सेल्स के लिए, ब्रांडिंग के लिए, अच्छे लीड्स के लिए आपको एसईओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखोगे, अगर आप एड्स चलाते हो तो एड्स में एक आप अमाउंट डालते हो, एक टाइम के बाद वो अमाउंट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अमाउंट क्या है, ख़त्म हो जाता है, आपका ऐड बंद हो गया। लेकिन एसईओ में एक बार आपने एसईओ को अच्छे से सेटअप कर लिया तो एसईओ आपको काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे रिजल्ट्स देते रहता है ना। तो इस तरीके से आपको बेनिफिशियल है। मतलब अगर आप एसईओ अच्छे से करते हो, सीखते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग की इस पूरी इंडस्ट्री में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और एसईओ के थ्रू आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो, प्लस आप अपने क्लाइंट को अच्छे खासे रिजल्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, ऑन पेज और ऑफ पेज में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहली बात, ऑन पेज से आपको क्या समझ में आ रहा है। ऑन पेज का सीधा मतलब क्या है, आप पेज में ही सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, है ना। तो वो सारी एक्टिविटीज जो आप ऑन पेज अपने वेबसाइट में करते हो, जैसे कि टाइटल को ऑप्टिमाइज करना, टाइटल, मेटा टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शंस हो गए, आप अपने पूरे ओवरऑल वेबसाइट्स के डेटा को ऑप्टिमाइज करते हो, कैटेगरीज के अंदर पे प्रॉपर मेटा टैग, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शंस ऐड करते हो, कैनोनिकल टैग्स ऐड करते हो, हेडर टैग्स ऑप्टिमाइज करते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सभी ऑन पेज के अंदर आ रहा है। वही अगर आप ऑफ पेज की बात करो तो ऑफ पेज मतलब क्या, पेज के बाहर, अपनी वेबसाइट के बाहर। तो इसके लिए हम बैकलिंक्स बनाते हैं, फॉरम्स पर अपनी रेपुटेशन बिल्ड करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स पर अपनी रेपुटेशन को अच्छा करते हैं, ताकि हमें ऑफ पेज एक्टिविटी भी अच्छे से जो है बनती जाए। मतलब हमारा ऑफ पेज रेपुटेशन भी अच्छे से बिल्ड होता जाए, क्योंकि गूगल सिर्फ ऑन पेज पर ही आपको रैंक नहीं देता है, वो ये देखता है कि भाई कितनी वेबसाइट्स आपको रेफर कर रही है, कितनी वेबसाइट्स ने आपको लिंक दिया हुआ है, आपका ऑफ पेज क्या रेपुटेशन है, कितने फॉलोअर्स हैं आपके, कितने लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको सही तरीके से आंसर देना है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का एसईओ में क्या रोल है। अब देखो, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों ही जब अच्छे हो, मतलब कैची हो, और उसमें अगर आपने सही तरीके से ऑप्टिमाइजेशन किया है, मतलब आपने अपना टाइटल के अंदर अपना थोड़ा कीवर्ड एकदम स्मार्टली ऐड किया है, डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड ऐड किया है, तो कहीं ना कहीं गूगल आपको रैंक देगा, बिकॉज आपका कीवर्ड वहां पे एडेड है। कीवर्ड से ही गूगल समझ पाता है कि आप किस पर रैंक करना चाह रहे हो या आपका आर्टिकल किस बारे में है। तो आपको कहीं ना कहीं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को अट्रैक्टिव बनाने के साथ साथ उसे सही तरीके से कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है, ताकि वो आपको अच्छा रैंकिंग दे सके और ज़्यादा यूजर्स अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, एक और बात, जब आप अच्छा टाइटल यूज करते हो तो आपका सीटीआर बढ़ता है। सीटीआर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, गूगल भी देखता है, सिग्नल मिलता है गूगल को कि भाई इसका टाइटल कुछ अच्छा है या इस पर लोग क्यों क्लिक कर रहे हैं, कुछ यूनिक चीज़ है क्या इसमें। तो जब गूगल प्रॉपर देखता है कि अच्छा टाइटल भी इन्होंने अच्छा डाला है, डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने अच्छा डाला है, कंटेंट भी इन्होंने अच्छा लिखा है, तो धीरे धीरे करके आपकी रैंकिंग भी ऊपर आती जाती है। तो इसीलिए मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉलर्स को हेल्प करता है ये जानने में कि आपने
किस बारे में आर्टिकल लिखा है, उसका टाइटल क्या है, और छोटा सा डिस्क्रिप्शन जिससे थोड़ा वो अंदाजा लगा सके। ठीक है, तो ये था मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और इसके लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं। देखो, कीवर्ड रिसर्च आप अलग अलग टूल्स का यूज करके कर सकते हो। मार्केट में काफी अच्छे अच्छे टूल्स हैं, एचरएफ है, एसईएमरस है, इसके अलावा फ्री के काफी सारे टूल्स हैं। एचरएफ अपना फ्री कीवर्ड टूल भी देता है जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च क्यों किया जाता है? देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको यही जानना है कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि जब आप बिना कीवर्ड रिसर्च करे कोई आर्टिकल लिखते हो, अब आपने बिना कीवर्ड रिसर्च करे आर्टिकल लिखा, आपको ये भी नहीं पता है कितने लोग उसे सर्च कर रहे हैं, कितने लोग उसे सर्च नहीं कर रहे हैं, उस कीवर्ड को रैंक करने में कितनी डिफिकल्टी आएगी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। तो कीवर्ड रिसर्च इसीलिए किया जाता है ताकि हम जान सकें कि उस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कितना उसको डिफिकल्टी है, उसमें डिफिकल्टी है मतलब कितनी जल्दी वो रैंक होगा, कितना वक्त हमें रैंक करने में लगेगा, क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। तो कीवर्ड रिसर्च इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे करते हैं? ये कीवर्ड रिसर्च करना बहुत आसान है यार। सबसे पहले आप कोई भी एक टूल ओपन कर लो, जैसे फ्री कीवर्ड टूल मैंने अभी आपको बताया, एचआरएफ के फ्री कीवर्ड टूल्स भी अवेलेबल है। वहाँ पे आप अपना कोई भी एक कीवर्ड ऐड करते हो, कीवर्ड ऐड करने के बाद आप अपना लोकेशन सेलेक्ट करते हो, किस लोकेशन पर आपको रैंक करना है। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद सर्च बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, जो टूल्स हैं वो आपको बताते हैं कि इस कीवर्ड पर इतना वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इतने लोग सर्च कर रहे हैं पूरे मंथ में, और इतना जो कीवर्ड है उसका डिफिकल्टी है। ठीक है, तो इसीलिए कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करो, और कैसे करना है तो मैंने बता दिया। कुछ टूल्स हैं, अच्छे टूल्स मार्केट में, मॉज, एसईएमरस, एचआरएफ, तो इन सभी को एक्सप्लोर करो, जानो कि कैसे ये काम करता है, फिर ही आप जो है कॉन्फिडेंट हो पाओगे इन सभी टॉपिक्स पर, इन सभी टर्म्स पर। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, robots.txt क्या है और sitemap.xml क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जरूर से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको सही तरीके से और कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है। थोड़ा सा जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग अच्छे से इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बता पाते हैं। तो देखो, robots.txt बताता है सर्च इंजन को कि कौन से पेज को क्रॉल करना है और कौन से पेज को क्रॉल नहीं करना है। वही दूसरी ओर साइट मैप प्रॉपर एक मैप है जिसमें गूगल को हेल्प होता है आपके इम्पोर्टेंट पेजेस को डिस्कवर करने में। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें गूगल समझ पाता है कि पेजेस कौन कौन से हैं, पोस्ट कौन कौन से हैं, और उसी के बेस पे वो प्रॉपरली आपको रैंक दे पाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि कैनोनिकल टैग क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, देखो, कैनोनिकल टैग बताता है कि किसी डुप्लीकेट या सिमिलर पेज का ओरिजिनल या प्रीफर्ड वर्जन कौन सा है। इससे डुप्लीकेट कंटेंट का जो इशू है वो सॉल्व होता है। देखो, अगर आप सही तरीके से गूगल को ये बता देते हो कि भाई ये मेरा ओरिजिनल वर्जन है और ये डुप्लीकेट वर्जन है, तो आपको आसानी से रैंक देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे गूगल कंफ्यूज नहीं हो रहा है। गूगल को पता है कि ये इसका ओरिजिनल वर्जन है, यूज़र इसी को ही रैंक करना चाह रहा है, तो उसी को ही वो पिक करेगा क्योंकि वहाँ पे कैनोनिकल टैग डला हुआ है। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, ऑर्फन पेजेस और क्रॉल एरर्स को कैसे ढूंढते हैं और ठीक करते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि ऑर्फन पेजेस क्या होता है। अब ऑर्फन पेजेस का एक सिंपल सा जो मतलब है वो ये है कि भाई ऐसे पेजेस जिस पर इंटरनल लिंकिंग ही नहीं डला हुआ है। ठीक है, ऐसे पेजेस जिसमें इंटरनल लिंकिंग मिसिंग है, नहीं डला है, तो इसके लिए आप स्क्रीमिंग फ्रॉग जैसे टूल को यूज कर सकते हो। सिंपल सा टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको यूआरएल ऐड करना होता है और सिंपल सा जो उसका एक्सपोर्ट बटन है जहाँ पे आप रिपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, वहाँ पे आपको ऑर्फन पेजेस के सारे डेटा एक्सपोर्ट कर लेने हैं, और जहाँ जहाँ पे आपने इंटरनल लिंकिंग नहीं डाला है उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा, उस पर आपको प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग करना है। वही क्रॉल एरर क्या है, जैसे कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिस पर गूगल प्रॉपर तरीके से क्रॉल नहीं कर पाता है, तो ये जो पूरा डेटा है ये आपको गूगल सर्च कंसोल पे देखने को मिलता है। गूगल सर्च कंसोल के पेजेस सेक्शन पे आपको सारा एरर देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको देखना है कि भाई क्रॉल एरर कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, तो वो सभी का एक प्रॉपर आपको लिस्ट बना लेना है, एक बार अच्छे से एनालिसिस करना है कि क्या दिक्कत है, क्रॉल क्यों नहीं हो पा रहा है।
जब आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे देन आपको वहाँ पे वैलिडेट करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं। वैसे सभी एरर को फिक्स करने का अलग अलग तरीका है, आपको हर एक तरीके के बारे में नॉलेज होना चाहिए। किसी भी टाइप का डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछना, और ग्रुप पर नहीं जुड़े हो तो ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीमा मार्कअप क्या है और इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। स्कीमा से जुड़ी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अगर, तो आप सही तरीके से कॉन्फिडेंट होकर आंसर दो, क्योंकि स्कीमा एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो गूगल को हेल्प करता है आपके कंटेंट को बेहतर से बेहतर समझने में। वो प्रॉपरली समझ पाता है कि आप किस तरीके का कंटेंट बनाए हो। जैसे कि अगर आप FAQ स्कीमा यूज़ करते हो तो गूगल को पता चलता है अच्छा इसमें FAQ यूज़ हुआ है। प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट स्कीमा यूज़ कर लो, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा यूज़ कर लो। ऐसे अलग अलग तरीके के स्कीमा है, उसको आपको यूज़ करना है। कोई किसी तरह का रेसिपी अगर आप डाले हो तो रेसिपी का स्कीमा यूज़ कर लो। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर स्कीमा यूज़ करना होता है ताकि गूगल को हम हमारे कंटेंट को और बेहतर तरीके से समझा पाए, ठीक है। इसके लिए आजकल रैंक मैथ, योस्ट एसईओ दोनों ऑप्शन देते हैं स्कीमा ऐड करने का। बाय डिफ़ॉल्ट भी आप डाल सकते हो। अगर आपको अलग से डालना है तो काफ़ी अलग अलग टूल्स हैं। आजकल तो एआई का सही इस्तेमाल हो रहा है स्कीमा को बनाने में, FAQ बनाने में और क्विज वगैरह जनरेट करने में, ठीक है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने में। तो एआई का इस्तेमाल भी आप स्कीमा जनरेट करने के लिए कर सकते हो। आप ऑफ पेज या लिंक बिल्डिंग से जुड़ी कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, बैकलिंक की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं। देखो, आप जिस भी वेबसाइट पर बैकलिंक बना रहे हो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना होता है कि किस वेबसाइट पर मैं बना रहा हूँ, क्या उस वेबसाइट पर अच्छी क्वालिटी के यूजर्स आ रहे हैं, क्या उस वेबसाइट की नेविगेशन अच्छी है, यूजर इंटरफेस अच्छा है, क्या उस वेबसाइट पर रेगुलरली आर्टिकल डाला जा रहा है, क्या वो वेबसाइट आने वाले टाइम पर अच्छे से चल पाएगी, या अभी से अगर स्पैम कर रहे तो वो तो डेड हो जाएगा, और अगर डेड हो गया तो आपका बैकलिंक भी आने वाले टाइम पे हट जाएगा क्योंकि ओनर ही वेबसाइट बंद कर देगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको हम देखकर वेबसाइट की क्वालिटी, लिंक्स की क्वालिटी का पहचान करते हैं। जैसे कि अथॉरिटी अगर अच्छी है, ठीक है, ट्रैफिक अगर अच्छा आ रहा है, वेबसाइट में क्वालिटी है, कुछ अलग बात है, तो आप इस तरीके से वेब लिंक का क्वालिटी जो है चेक कर सकते हो। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया है, एक नेचुरल लिंक प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। अब नेचुरल का मतलब क्या है समझ में आ रहा है। कई लोग क्या है सिर्फ डू फॉलो डू फॉलो डू फॉलो लिंक्स ही बनाते रहते हैं। उनको प्रॉपर तरीके से डू फॉलो और नो फॉलो दोनों एक साथ बनानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप उनके एंकर टेक्स्ट को देखो, ठीक है, तो वो एक ही कीवर्ड को बार बार लिंक करते हैं, मतलब एक ही कीवर्ड को एज एंकर टेक्स्ट यूज करते हैं। तो दोस्त, अगर आप बार बार एक ही कीवर्ड को यूज करोगे तो गूगल आपको इजीली डिटेक्ट कर लेगा। ये गूगल को खुद समझ में आ जाएगा कि ये जल्दी रैंकिंग करने के चक्कर में बार बार एक ही एंकर टेक्स्ट को ऐड कर रहा है, और ये बिगिनर का निशानी है, मतलब कोई बिगिनर ही ऐसा गलती करता है, ठीक है। तो अगर आपको सही तरीके से रैंक करना है तो नेचुरल एंकर टेक्स्ट का यूज करो, एकदम नेचुरल, जैसे कि विजिट वेबसाइट, कई बार कीवर्ड भी यूज़ करो, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा आप जो है क्लस्टर्स का यूज़ कर लो, आपके कीवर्ड के क्लस्टर्स जो है इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स को यूज़ करो, ठीक है। मतलब वेरिएशंस रखो, एक ही टाइप के एंकर टेक्स्ट को बार बार रिपीट मत करो, नहीं तो आप सीधे सीधे स्पैम में जाओगे, आपकी वो लिंक क्वालिटी लिंक में नहीं आएगी और कभी भी आपको अच्छे से रैंक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कौन से नए बैकलिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे स्ट्रेटेजीज हैं जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रहा हूँ। मेरी पूरी टीम हर बार अलग तरीके का बैकलिंक एक्सप्लोर कर रही है, नए नए तरीके एक्सप्लोर कर रही है, जिससे हम अच्छे अच्छे बैकलिंक्स बना पाएँ। कुछ आपको बता रहा हूँ जो आप इंटरव्यू के दौरान बोल सकते हो, जैसे टूल्स बेस्ड बैकलिंक। आप एक बोल सकते हो विजेट बना सकते हो, एक टूल बना सकते हो जिसे दूसरी वेबसाइट एम्बेड कर पाए, तो दूसरी वेबसाइट जब एम्बेड करेगी तो आपको एक अच्छा हाई क्वालिटी बैकलिंक मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ब्रांड मेंशंस है, ठीक है, PR वगैरह का यूज कर सकते हो, ठीक है, हारों के अल्टरनेटिव्स का यूज करो। तो ऐसे काफी सारी अच्छी अच्छी बैकलिंक की स्ट्रेटेजीज है। आप खुद ही अच्छे से सोचोगे तो आपको काफी अच्छे अच्छे तरीके समझ में आ जाएंगे, मिल जाएंगे, जिससे आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बना सकते हो। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। देखो, AI अभी के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, AI से लोग SEO भी करवा रहे हैं,
तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जो एआई से जुड़े हुए हों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईईएटी के बारे में। ईईएटी क्या है? ठीक है, अब सीधी सिंपल सी बात है। ईईएटी का मतलब क्या है? एक ई फॉर एक्सपीरियंस, ई फॉर एक्सपर्टीज, ए फॉर अथॉरिटिवनेस और टी इज फॉर ट्रस्टवर्दीनेस। अगर इन सभी का मिक्सचर आपकी वेबसाइट पर दिखता है तो कहीं ना कहीं गूगल आप पर भरोसा करता है। देखो, ट्रस्ट की बात आ रही है, एक्सपर्टीज की बात आ रही है और इसके अलावा अथॉरिटी की बात आ रही है। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस की बात आ रही है। इसका मतलब क्या है? आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल में जब अच्छे से आर्टिकल लिखते हो तो आपकी एक्सपर्टीज दिखती है। ठीक है, आप गूगल आपको समझ पाता है कि आप एक अथॉरिटी हो। मतलब अथॉरिटी के लिए आप मल्टीपल चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। आपका कंटेंट बताता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो, वेबसाइट कितनी क्वालिटी है, वेबसाइट पे कितनी क्वालिटी है। आपके लिंक्स बताते हैं कि कितने अच्छे अच्छे लोग आपको रेफर दे रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट स्कोर कई तरीकों से बिल्ड किया जाता है, जैसे कि प्रूफ्स ऐड करो आर्टिकल राइटिंग के टाइम पे। ठीक है, रिसर्च पेपर्स ऐड करो, क्योंकि प्रूफ पर ही सारी चीज़ें चलती है। जैसे आप विकिपीडिया को अगर देखोगे तो विकिपीडिया पे जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें प्रॉपरली रेफरेंस दिया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर लाइन को मैंने यहाँ से उठाया है, ताकि सब चीज़ का एक प्रूफ हो। तो इस तरीके से आप जो है गूगल को जो है भरोसा दिला सकते हो कि आप यूनिक हो पूरे मार्केट में, और डेफिनेटली फिर आपको धीरे धीरे करके रैंकिंग देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कंटेंट क्रिएशन में कैसे करते हैं और एसईओ के लिए इसके क्या रिस्क हैं। जो बिगिनर्स हैं वो तो बहुत तेजी से एआई से आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं, लेकिन सच्चाई मैं बताने वाला हूँ। यही चीज़ आपको जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको क्लियर कट बताना। ठीक है, एआई से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कराई जा सकती है, जैसे कि ब्लॉग के लिए आउटलाइन बनाना, एफएक्यूज जनरेट कराना, आर्टिकल के लिए क्विज बनवाना। ठीक है, जिससे आपका एंगेजमेंट रेट बढ़ता है। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी के एफएक्यूज हैं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस, स्कीमास वगैरह जनरेट करवाना। बहुत सारी चीज़ें आप एआई से करवा सकते हो। अब बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में। तो आर्टिकल भी आप लिखवा सकते हो, लेकिन आपको काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए एआई जो है मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ करता है आपके आर्टिकल को बनाने में। अब यहाँ पे फिर प्लेगरिज्म की भी बात आ गई। यहाँ पे एआई आर्टिकल जो लिखा गया है इसमें प्रॉपर प्लेगरिज्म भी होगा। तो यहाँ पे गूगल कभी भी ये नहीं बोला है कि भाई मैं एआई कंटेंट के खिलाफ हूँ। गूगल हमेशा बोला है कि आप एआई का यूज़ करो, आप कहीं भी किसी भी चीज़ का यूज़ करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक क्वालिटी आर्टिकल लिखो। गूगल ऐसा बोलता है। तो क्वालिटी आर्टिकल लिखने के लिए पहले तो आप एक आउटलाइन बना लो, उस आउटलाइन पर फिर धीरे धीरे डेटा ऐड करते जाओ। ठीक है, एक सैंपल जनरेट करवा लो चैट जीपीटी से, सैंपल को अच्छे से एडिट करो, जहाँ जहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज ऐड कर सकते हो उन जगहों पर चेंजेस करो। जितने अच्छी तरीके से आप चेंजेस करोगे उतना ही बेहतर आपका आर्टिकल होगा। मैंने हमेशा अपने इंटर्न्स को हमेशा अपने ग्रुप में ये भी बोला है कि आप अपनी एक्सपर्टीज ऐड करो, कुछ यूनिक चीज़ें ऐड करो जिससे गूगल आप पर ट्रस्ट कर सके, आपको यूनिक मान सके। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप डाल रहे हो और कुछ भी है जो गूगल रैंक दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको हर चीज़ सोच समझ के और अच्छे से करना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे बनाया जाता है। देखो, अगर आपको एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाना है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रखना जिससे गूगल को क्लियरली आपके आर्टिकल के बारे में समझ में आ जाए यूआरएल को ही देखकर। ठीक है, मतलब सीधे यूआरएल को देख के ये पता चल जाना चाहिए कि भाई आर्टिकल किस बारे में है, क्योंकि हम मेन कीवर्ड को ही यूआरएल पर यूज करते हैं। कुछ लोग कैटेगरीज के बाद अपना जो है पोस्ट का नाम रखते हैं, वो भी एक अच्छा स्ट्रक्चर हो सकता है। कई लोग डोमेन के बाद सीधे पोस्ट का नाम लिखते हैं, वो भी एक अच्छा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो स्ट्रक्चर आपके कंटेंट के हिसाब से, आपके ओवरऑल टॉपिक के, आपकी वेबसाइट के ओवरऑल टॉपिक के हिसाब से बनाया जाता है। बट हमेशा ये बोला जाता है कि शॉर्ट रखो, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो आपका वहाँ पे दिखना चाहिए बढ़िया से। ठीक है, जिससे गूगल को भी समझ में आए कि उस पूरे यूआरएल पर क्या डला हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से यूआरएल बनाना है। अब थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि अगर किसी वेबसाइट की ट्रैफिक अचानक गिर जाए तो आप कैसे उसे चेक करोगे और क्या क्या स्टेप्स आप लोगे जिससे उसकी वेबसाइट की जो है रैंकिंग्स वापस आ सके। ठीक है, तो अगर
किसी वेबसाइट का ट्रैफिक अचानक गिरता है तो पहले तो ये देख लो कि उस दौरान कोई अपडेट तो नहीं आया है। अगर अपडेट आया है तो पहले उस अपडेट को अच्छे से समझो, किस टाइप का अपडेट था, स्पैम अपडेट था या कुछ सिंपल टाइप का अपडेट था। अगर स्पैम अपडेट है तो हो सकता है आपका जो वेबसाइट है वो स्पैम अपडेट की वजह से डाउन हो गया हो। कई बार उस टाइम पे रोल आउट हो रहा होता है जिसकी वजह से रैंकिंग अप डाउन होते हुए दिखती है, तो ये भी आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा आप प्रॉपर एनालिटिक्स और कंसोल के अंदर जाओ, चेक करो कौन कौन सा कीवर्ड है जिसकी रैंकिंग ऊपर थी अब वो नीचे आ गई है। आपको ये देखना है क्या उस कीवर्ड के लिए कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया है, क्या कॉम्पिटिटर ने ज़्यादा लिंक्स बनाए और ऊपर आया, क्या कॉम्पिटिटर ने अच्छे आर्टिकल्स बनाए और ऊपर आया। ऐसे काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान पे रखकर अच्छे से काम करना है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अगर क्लाइंट तुरंत रिजल्ट चाहता है तो आप एसईओ या पेड एड्स में से किसे सजेस्ट करोगे। ठीक है, तो कौन सा ऐसा बोल सकते हो प्लेटफॉर्म है या मेथड है जिससे उनको जल्दी से जल्दी सेल्स आएगा या लीड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर उनको शॉर्ट टर्म जाना है तो एड्स ही एकमात्र सहारा है, लेकिन अगर उनको लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट चाहिए तो एसईओ का सहारा उनको लेना चाहिए। एक बार वेबसाइट अच्छे से परफॉर्म करने लग गई तो उनको बहुत हाई क्वालिटी का और नेक्स्ट लेवल जो है क्लाइंट्स और लीड्स देखने को मिलेगा, सेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए एसईओ बेस्ट है, शॉर्ट टर्म अगर करना है तो ऐड वगैरह चला के कर सकते हैं। दोनों को करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिल सकता है, लेकिन एसईओ में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि गूगल को भी समझना होता है आपकी पूरी वेबसाइट के बारे में, पूरे आर्टिकल के बारे में, इंडेक्सिंग के लिए कुछ टाइम जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान पे रख के काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, कुछ और छूट गया हो। वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं एसईओ के अंदर पे, तो अगर आपका इंटरव्यू लेने वाला कुछ अलग क्वेश्चन कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं सीधे आपका आंसर वहीं दे दूंगा। और ग्रुप पे अगर कनेक्टेड नहीं हो तो ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ और मेरे से जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप सीधे पूछ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।